नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रोग्राम द अजय वालिया शो में। कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से अपने प्रदेश व्यापी चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है, जो करनाल से होता हुआ यमुनानगर और अंबाला के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से शुरू किए गए इस चुनावी अभियान की दो खास बातें रही हैं, जिसमें पहली बात यह है कि इस अभियान की शुरुआत दीपेंद्र हुड्डा से कराकर हरियाणा कांग्रेस ने भी ये संदेश दिया है कि भविष्य में दीपेंद्र हुड्डा जैसे युवा कांग्रेस की तरफ से पहली सफ में आ सकते हैं। दूसरा, हरियाणा कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत हरियाणा बीजेपी का गढ़ माने जा रहे करनाल से की है, जहां की लोकसभा सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के युवा नेता सुधांशु बुद्धि राजा को करीब 2,32,000 वोटों के भारी अंतर से हराकर सांसद बने हैं। इसके अलावा करनाल विधानसभा सीट से ही वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेसी नेता त्रिलोचन सिंह को करीब 41,500 वोटों से हराया हुआ है। यानी लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने ही करनाल में अपना परचम लहराया हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस ने करनाल विधानसभा से ही अपने विधानसभा चुनावी प्रचार का नगाड़ा बजाकर अपने आत्मविश्वास से लबरेज होने का परिचय बीजेपी को दे दिया है। हरियाणा मांगे हिसाब की अपनी पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हुंकार भरते हुए कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हाफ किया था और अब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को पूरी तरह से साफ कर देगी। इस दौरान भाजपा के शासनकाल को कुशासन बताते हुए और बीजेपी की 10 साल की विफलताओं पर हमला बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए 15 सवालों की चार्जशीट पर भी बीजेपी से जवाब मांगा है। हरियाणा कांग्रेस द्वारा जारी इस चार्जशीट में हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, नशे और ड्रग्स का बढ़ता हुआ कारोबार, सरकारी पोर्टल में धांधली, सरकार में हुए घोटाले, बर्बाद होता हुआ शिक्षा तंत्र, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों और दलितों की उपेक्षा, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हुए शून्य विकास जैसे कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में शून्य पर खड़ी कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद से 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 46 विधानसभा सीटों पर लीड लेने के बाद बीजेपी से 21 ही नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को इन लोकसभा चुनाव में हरियाणा की कुल 90 विधानसभाओं में से केवल 44 विधानसभा सीटों पर ही लीड मिल पाई है। इस बार बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय यह भी है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 79 विधानसभाओं में लीड लेने वाली बीजेपी 2019 के ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव में केवल 40 पर सिमट गई थी, जबकि उस साल यानी 2019 के ही लोकसभा चुनाव में महज 10 विधानसभा सीटों पर लीड लेने वाली कांग्रेस उस साल के विधानसभा चुनाव में भी 31 सीटों पर जीत गई थी। यानी पिछले दोनों चुनाव में हरियाणा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन जो है वो किया है। इस आधार पर राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी को नाको चने चबवा सकती है। बहरहाल लोकसभा 2024 में हरियाणा की 5 सीटों पर जीत, इन्हीं चुनाव में 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की लीड, मोदी मैजिक में भारी कमी, 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले में 2024 में बीजेपी के वोट शेयर में 12% की बड़ी गिरावट और कांग्रेस के वोट शेयर में 15% से ज़्यादा की बढ़ोतरी, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, दलितों, जाटों, कर्मचारियों और मुस्लिमों के वोट बैंक के एक बड़े हिस्से का कांग्रेस की तरफ रुझान रखने जैसी बातें फिलहाल आने वाले समय की चुनावी हवा को कांग्रेस के पक्ष में बहता हुआ बता रही है। लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस के लिए सब कुछ इतना ही आसान और इतना ही हरा भरा है जैसा कि इस वक्त के रुझानों में दिखाई दे रहा है, जबकि चुनाव का ऐलान होने में अभी थोड़ा वक्त पड़ा है? देखिए,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सब कुछ आसान ही होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस इतनी मजबूत भी नहीं है कि उससे किसी बहुत बड़े बहुमत की उम्मीद की जा सकती हो, और बीजेपी इस वक्त भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसे चुटकियों में हारा हुआ मान लिया जाए। क्योंकि यदि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हुई अपनी गलतियों से सबक ना लिया तो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हालात होने के बावजूद भी कांग्रेस के लिए बीजेपी से जीतना शेर के जबड़ों में फंसे हुए शिकार को छीन कर लाने जितना ही चैलेंजिंग होगा। हरियाणा कांग्रेस के लिए पिछले लगभग एक दशक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम SRK यानी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के बीच चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई ने पार्टी के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए हुए हैं, जिससे पार पाना अब भी कांग्रेस के लिए संभव नजर नहीं आ रहा है। और यही एक समस्या कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी समस्या है जिसने कांग्रेस के लिए कई दूसरी बड़ी समस्याओं को जन्म दिया हुआ है। गुटबाजी और अंतर कलह की इसी समस्या के चलते SRK खेमे की किरण चौधरी अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन अब भी पार्टी में अंतर कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। खेमेबाजी की ये तलखी इतनी ज़्यादा है कि लोकसभा चुनावों के बाद बतौर सांसद रतिया में अपने पहले दौरे पर आई शैलजा के अभिवादन समारोह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की फोटो तक पार्टी के बैनर से गायब नजर आई है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन से असंतुष्ट शैलजा ने सार्वजनिक रूप से खुलकर यह भी कहा है कि लोकसभा चुनावों के परिणाम और बेहतर हो सकते थे यदि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों में टिकट का वितरण और सावधानी से करती। हुड्डा परिवार और उनके समर्थकों द्वारा खुद का भावी मुख्यमंत्री कहलवाने से सख्त नाराज शैलजा ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, इसलिए किसी को भी खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहलवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। असल में इस स्टेटमेंट के जरिए कुमारी शैलजा ने अपने उस दर्द को, अपनी उस टीस को जाहिर किया है, जो टीस और जो दर्द उन्हें इस बार के लोकसभा चुनावों में टिकट के वितरण के दौरान हुड्डा खेमे के दबदबे को लेकर महसूस हुआ था। भले इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परिणाम अच्छा रहा हो, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि गुटबंदी की आग ने इस बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस को बुरी तरह से झुलसाया हुआ तो था। लोकसभा चुनाव के दौरान बिल्कुल खुले तौर पर पार्टी में मौजूद गुटबंदी और मतभेद के कई नज़ारे देखने को मिले थे। आपसी गुटबाजी की इस लड़ाई की एक झलक कभी लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में ही किरण चौधरी और राव दान सिंह के बीच सार्वजनिक रूप से मंच पर हुई नोकझोंक के रूप में देखने को मिली, तो दूसरी झलक सचिन पायलट के सामने हुड्डा और शैलजा समर्थकों के बीच हुई मारपीट के रूप में भी सामने आई थी। इसी गुटबाजी के चलते हुड्डा प्रचार तो छोड़िए, शैलजा के नामांकन तक में नहीं गए, तो शैलजा ने भी जैसे को तैसा की लाइन को पकड़ते हुए हिसार लोकसभा सीट के सांसद जयप्रकाश और अंबाला लोकसभा सीट के सांसद वरुण मुलाना के प्रचार से दूरी बनाकर इसका माकूल जवाब हुड्डा को दे दिया। खेमेबंदी की इस अमरबेल ने किसी समय में कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले और अब बीजेपी के 2 कार्यकाल देखकर वापस लौटे राव वीरेंद्र सिंह को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा है, क्योंकि वे भी लोकसभा चुनावों के दौरान हिसार की रैलियों से गायब ही नजर आए हैं। इसी खेमेबंदी के चलते जहां हुड्डा गुट जनाक्रोश यात्रा निकालता है, वहीं दूसरी ओर शैलजा गुट संदेश यात्रा निकालता हुआ दिखाई देता है। दिमाग पर यदि जोर दिया जाए तो इतना याद जरूर आता है कि दोनों गुट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो इकट्ठे नजर आए थे, लेकिन उसके बाद इकट्ठे नजर नहीं आए। यानी पार्टी के नेताओं में अपने अहम और पार्टी के हितों से अपने हित को बड़ा मानने की लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि लोकसभा चुनाव जैसी सबसे बड़ी अहम परीक्षा की घड़ी में भी एक खास खेमे के नेता ने अपनी ही पार्टी के नेता के चुनाव प्रचार में जाना इसलिए ठीक नहीं समझा क्योंकि वो नेता दूसरे खेमे का व्यक्ति था। इस खेमेबंदी के बारे में कांग्रेस पार्टी के कई शीर्ष नेताओं का ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे के चलते हरियाणा में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी जैसे नेताओं के वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश की गई है। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा पिता पुत्र के दबदबे से तंग कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता बीजेपी नेताओं के ही तर्ज पर हरियाणा कांग्रेस को बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहने से भी पीछे
नहीं हटते हैं। ये हुड्डा का ही दबदबा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और 5 बार की विधायक रही किरण चौधरी जैसी दिग्गज नेता भी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट हासिल करने में नाकामयाब रही। और यहाँ किरण चौधरी का गढ़ माने जाने वाले भिवानी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा यादव समाज के राव दान सिंह को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। हालांकि हुड्डा को यह फैसला भारी पड़ा, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभाओं पर उस जाट समुदाय का दबदबा रहा है जिस जाट समुदाय से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी आती हैं। इसलिए राव दान सिंह यहां पर चुनाव हार गए। इसके अलावा हुड्डा अपने विरोधियों पर भारी पड़ते हुए गुरुग्राम में भी अपने पसंद के उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, जबकि उनके विरोधी यहां गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव को टिकट दिलाना चाहते थे और यहां पर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो हार गई। अपनी हार के बावजूद हालांकि राज बब्बर ने हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ ही दिनों में राज बब्बर हरियाणा के अंदर पार्टी की रार को देखकर इतने निराश हुए कि उन्होंने ये आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ने से ही इनकार कर दिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस में हुड्डा का दबदबा इतना ज़्यादा है कि उनका वर्चस्व कम करने के लिए जो 2 अध्यक्ष, पहले अशोक तंवर और दूसरी खुद कुमारी सैलजा, जो गैर हुड्डा खेमे से बनाए गए थे, वो कुछ भी ऐसा चमत्कार नहीं कर सके जिससे हुड्डा के कद को कम किया जा सके। अशोक तंवर तो किरण चौधरी की ही तरह हुड्डा से वैचारिक मतभेदों के चलते पार्टी छोड़कर चलते बने। वहीं दूसरी ओर सैलजा से भी प्रदेश अध्यक्ष का पद लेकर हुड्डा खेमे के ही चौधरी उदयबान को दे दिया गया। इसके अलावा हुड्डा विरोधी खेमे के लोग हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया को भी पूरी तरह से हुड्डा कैंप का ही मेंबर मानते हैं। अब यदि हम इस मामले में हुड्डा के पक्ष को तोलते हैं तो हम ये पाते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वास्तव में ही कांग्रेस के सबसे वजनी नेता हैं, क्योंकि वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के जिस नेता का सबसे बड़ा जनाधार है वो भी निर्विवाद रूप से हुड्डा ही है। एक मोटा सा अंदाजा ये भी है कि इस वक्त हरियाणा में मौजूद 30 विधायकों में 90% विधायक भी उन्हीं के खेमे के माने जाते हैं, यानी पार्टी के दिग्गज नेताओं की एक बड़ी सेना भी उन्हीं के पक्ष में नजर आती है। इसके अलावा वे कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों के ही सबसे नजदीकी माने जाते हैं, यानी उनका दबदबा केवल हवाई फायर नहीं है बल्कि ये वो रुतबा है जिसे उन्होंने मेहनत से कायम किया हुआ है। लेकिन फिर भी इस गुटबाजी ने हरियाणा के कांग्रेस की सत्ता वापसी के रास्ते में कांटे तो बोए हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कांग्रेस हरियाणा में इस बार अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती है, वो अपनी इसी गुटबाजी के चलते 2-3 सीटें हारी भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसी गुटबाजी के चलते हरियाणा कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में करीब 1 महीना लेट रही, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर भी पार्टी हाईकमान की मीटिंग्स में क्लेश मचा हुआ था। पार्टी ने 2019 का चुनाव भी इसी भीतरघात के कारण हारा था और अब एक बार दोबारा ये अफवाह फैलने लगी है कि अंदरूनी फूट के चलते कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। और वास्तव में इस विधानसभा चुनाव में इस बात का डर भी है कि धड़ों में बटी कांग्रेस कहीं अपनी डफली, अपने राग के चलते ये चुनाव भी अति आत्मविश्वास के कारण ना हार जाए। हालांकि जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली कांग्रेस की बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर जो फीडबैक लिया गया, इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। इस मीटिंग में कांग्रेस के सभी 5 निर्वाचित सांसद और विधायक मौजूद रहे। आपस में तल के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे थे। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई, जिस पर राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा को इशारों में यह संदेश जरूर दिया कि पार्टी छोड़कर जाने वालों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिसे पार्टी की नीति और फैसले पसंद ना हो वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। इसी मीटिंग में राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में सबको पार्टी के ही नेताओं के खिलाफ
किसी भी प्रकार की बयानबाजी ना करने का भी संदेश दिया और पार्टी के अंदर की बातों को मीडिया में ना ले जाने की बात भी सख्त लहजे में कही। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को ये संदेश जरूर दिया कि इस बार सिफारिश की बजाय सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, लेकिन फिर भी गुटबाजी को रोकने और संगठन निर्माण के नाम पर इस मीटिंग में कुछ भी नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस को यह पता होना चाहिए कि इस गुटबंदी ने करीब 1 दशक से पार्टी की जिस चीज का सबसे बड़ा नुकसान किया है वो है पार्टी के संगठन का। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, कुमारी सैलजा और अब वर्तमान में अध्यक्ष उदयबान भी करीब 9 साल में पार्टी का संगठन नहीं खड़ा कर पाए। यानी ये कहा जा सकता है कि 9 साल बाद भी बिना संगठन के चुनावी मोड़ में आई कांग्रेस पार्टी का मुकाबला ऐसी सुसंगठित बीजेपी पार्टी से है जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख जैसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल के पदाधिकारी मौजूद हैं, जबकि कांग्रेस कायदे से पूरे प्रदेश में 22 जिला अध्यक्षों को भी 9 साल में नहीं ढूंढ पाई। इन पन्ना प्रमुखों के पास उनके गली मोहल्ले में मौजूद वोटरों की संख्या से लेकर उनके चुनावी रुझान तक का सारा डेटा मौजूद होता है। पन्ना प्रमुखों के इस रेजिमेंट का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी के लिए ये है कि ये लोग गली मोहल्ले में पड़ी लेबर तबके की वोट, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली वोट और आम घर परिवार में बैठी उम्र दराज और उदासीन वोटों का मतदान अपने पक्ष में कराने के अभ्यस्त होते हैं, क्योंकि इनके पास संगठन मौजूद है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बात को नोट करे कि बेशक आपको बीजेपी के विरोधी लोगों की एक बड़ी संख्या नजर आती हो, लेकिन यदि आप उस संख्या का मतदान अपने पक्ष में नहीं करा सकते तो चुनावी रण में आपको कोई नहीं जिता सकता है। और अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए चुनाव प्रबंधन और बूथ प्रबंधन सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, जिसको बिना संगठन के अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है कि यदि आगामी चुनाव में कांग्रेस के साथ एंटी इनकम्बेंसी, किसान, जाट, कर्मचारी यानी आम जनता जैसे फैक्टर साथ मिलकर लड़ते हैं, तब तो कांग्रेस आराम से जीत सकती है। इसके विपरीत गुटबाजी में उलझी हुई बिना संगठन वाली कांग्रेस पार्टी के लिए इस चुनाव को संगठित बीजेपी से जीतना एक चुनौती ही रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।